नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 4 में भाग 14 तक देखा था। अब मैं उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। भाग 15 के अंतर्गत आपने पढ़ा वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा को दो समूहों में बांटा गया था, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा। आपने एग्नाथा के बारे में पढ़ा, फिर आपने ग्नैथोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा। ग्नैथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस के बारे में पढ़ा, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज के दो वर्ग कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्ट्रिकथीज के बारे में आपने पढ़ा इससे पहले पार्ट में। अब आता है महावर्ग टेट्रापोडा। चलिए शुरू करते हैं महावर्ग टेट्रापोडा के बारे में कुछ बातें। मैंने बताया था आपको कि महावर्ग टेट्रापोडा को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला एम्फीबिया यानी उभयचर, दूसरा रेप्टाइलिया यानी सरीसृप, और तीसरा एवीज यानी पक्षी, और चौथा मैमल्स यानी स्तनधारी। महावर्ग टेट्रापोडा, इस महावर्ग में रखे जितने भी जंतु हैं सभी के सभी लगभग स्थलीय हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो जलीय होते हैं। महावर्ग टेट्रापोडा में रखे समस्त जंतु स्थलीय हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो जल में पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें गमन के लिए हाथ पैर पाए जाते हैं। गमन के लिए अंगुली युक्त इनमें अंगुलियां पाई जाती हैं, यानी अंगुली युक्त पाद यानी हाथ पैर लिम्ब पाया जाता है। लिम्ब जिसे हम हिंदी में पाद कहते हैं, इसका मतलब होता है हाथ और पैर। अंतःकंकाल, इस महावर्ग में रखे जीवों का जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थियों का बना होता है, यानी इनमें हड्डियां पाई जाती हैं, बोन्स पाए जाते हैं। इनके हृदय में 3 या 4 वेश्म होते हैं। हृदय में मैंने आपको बताया था कि 2, 3 या 4 वेश्म पाए जाते हैं, लेकिन इनमें 3 या 4 वेश्म पाए जाते हैं। अगर 3 वेश्म पाया जाएगा तो 2 अलिंद 1 निलय, अगर 4 वेश्म पाया जा रहा है तो 2 अलिंद 2 निलय पाए जाते हैं। यह आपको थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि आपने अभी हृदय के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। हृदय में इससे पहले भी मैंने आपको बताया था हृदय के वेश्म के बारे में, 4 वेश्म जो मनुष्य में पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो बाकी इसके डिटेल जो हृदय का स्ट्रक्चर है वो आपको फिजियोलॉजी में बताया जाएगा। इनके जो संवेदांग होते हैं, संवेदी अंग, वो वायु में कार्य करने के लिए विकसित होते हैं। इस महावर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है, हमने आपको याद करा दिया है। महावर्ग टेट्रापोडा को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, मैमल्स और एवीज। आप याद कर लेंगे इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग उभयचर यानी एम्फीबिया के लक्षण। एम्फीबिया ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एम्फी, यहाँ पर एम्फीबिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, एम्फी और बायोस। एम्फी का मतलब होता है 2, बायोस का मतलब जीवन। तो उभयचर वर्ग उभयचर के जो प्राणी हैं वो 2 जीवन व्यतीत करते हैं, यानी वे स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। स्थल पर भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं। जैसे मेंढक एक सामान्य सा उदाहरण, वर्ग उभयचर का एक सामान्य उदाहरण मेंढक। मेंढक जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। बहुत सारे ऐसे भी जंतु हैं जो जल में भी रहते हैं, स्थल पर, जैसे मगरमच्छ। तो ऐसे जो प्राणी होते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। उभयचर प्राणी का मतलब उभयचर यानी जो स्थल पर भी रहते हैं और जल पर भी पाए जाते हैं। ऐसे प्राणियों को हम उभयचर कहते हैं। इनके लक्षण क्या है? ये असमतापी होते हैं, यानी अपने शरीर का ताप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे मेंढक बरसात के समय में ही पाए जाते हैं, ठंडी में तो एक भी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ठंड के कारण उनके शरीर का तापमान भी घटने लगता है। असमतापी होते हैं या अपना शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी इन्हें हम शीत रुधिर जंतु कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, शीत रुधिर जंतु। हम लोग क्या हैं? हम लोग गर्म रुधिर जंतु हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, जो हम अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, इनके शरीर पर कोई सल्क नहीं पाया जाता। आपने देखा कभी मेंढक के ऊपर कुछ सल्क पाया जाए? नहीं, एकदम सपाट चिकनी सतह होती है उनके शरीर का। उन पे कोई बाल नहीं पाए जाते, उनमें कोई पख नहीं पाया जाता। संग उभयचर के जितने भी प्राणी हैं इनमें ये सब लक्षण नहीं पाए जाते। ना सल्क पाया जाएगा, ना बाल पाया जाएगा, ना पख पाया जाएगा। पख यानी फिन्स जो मछलियों में पाया जाता है तैरने के लिए। परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होती हैं, ग्लैंडुलर होती हैं। ठीक है, और इसी के कारण उनकी सतह काफ़ी चिकनी होती है, स्मूथ होती है, क्योंकि ग्रंथियों से लगातार कुछ ना कुछ तरल स्रावित होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर एकदम स्मूथ होता है। तीसरा पॉइंट,
त्वचा बराबर कोमल और नम रहने से इनमें त्वचीय श्वसन होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस वर्ग के प्राणियों में त्वचीय श्वसन होता है, तो वर्ग उभयचर के प्राणियों में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। या सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आपका मेंढक से ही पूछा जाता है कि मेंढक में एक तो लंग्स भी पाए जाते हैं, उनके द्वारा भी श्वसन होता है। इनमें त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है, त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है, जो इनमें जीवन के लिए अत्यावश्यक होता है। नेक्स्ट है 2 जोड़े पाद पाए जाते हैं जिनमें साधारणतः 5 उंगलियां होती हैं। 2 जोड़े पाद मतलब आपने देखा होगा मेंढक में 4 पैर पाए जाते हैं। अब चाहे आगे वाले को आप हाथ कहिए, पीछे वाले को पैर कहिए, लेकिन कहा यही जाता है 2 जोड़े पाद यानी 2 पेयर लिम्ब होता है जिनमें 5 अंगुलियां होती हैं। हृदय में 3 वेश्म होता है। उभयचर प्राणी में हृदय में 3 वेश्म होता है जिसमें 2 अलिंद होता है ऑर्टरिया व 1 निलय वेंट्रिकल पाया जाता है। नेत्र पलक वाले होते हैं, मतलब इनका नेत्र पलक से सुरक्षित होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी मेंढक हो या कोई भी, उसमें पलक पाई जाती है जो बंद होती है, जैसे हम लोगों में पलक पाई जाती है, बंद होती है खुलती है, तो उनमें भी पाया जाता है। वाय कर्ण की जगह पे कर्णपटल यानी टिम्पैनम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इनमें ये इस तरह से कान नहीं पाए जाते हैं। अंदर की तरफ टिम्पैनम होता है जिसे हम कर्णपटल कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार नीट में पूछा गया है कि टिम्पैनम TYMPANUM टिम्पैनम किस में पाया जाता है। कर्णपटल किसका मुख्य लक्षण है, वर्ग उभयचर के प्राणियों का लक्षण है। इनके जो नासा छिद्र होते हैं वो मुख गुहा में खुलते हैं। नॉस्ट्रिल्स मुख गुहा में खुलते हैं। हम लोग का जो नॉस्ट्रिल्स है, ये दोनों छिद्र वो कहाँ खुलती हैं, श्वास नली में, लेकिन इनके जो नासा छिद्र होती है वो मुख गुहा में खुलती है। इनमें जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थि का बना होता है। ये इतने पॉइंट हो गए। कुछ और पॉइंट हैं तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आप इतना पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप 9वां पॉइंट लिखेंगे। इनके लाल रुधिर कणिकाओं यानी RBC में केंद्रक पाया जाता है। 10वां पॉइंट, इनमें लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा वयस्क अवस्था में श्वसन त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा तथा मुख गुहा द्वारा होता है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं कि कुछ में वयस्क अवस्था में भी श्वसन क्लोम द्वारा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नीट के लिए है, नीट में बार बार पूछा गया है कि किस प्राणी में श्वसन क्लोम के द्वारा भी होता है, त्वचा के द्वारा भी होता है, फेफड़ों के द्वारा भी होता है। तीनों माध्यम से, क्लोम, फेफड़ा और त्वचा, इन तीनों के माध्यम से किस प्राणी में श्वसन होता है, तो सीधे आप लगाएंगे मेंढक। मेंढक का लार्वा जो होता है उसमें श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी अगर वर्ग पूछता है तो उभयचर के प्राणी सभी, जितने भी उभयचर के प्राणी हैं, सब में ये खास बात पाई जाती है कि इनमें क्लोम के द्वारा भी श्वसन होता है, त्वचा के द्वारा भी होता है, फेफड़ों के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट 11वां, आहार नाल मूत्राशय
व जनन पथ एक ही कोष्ठ में खुलता है, जिससे अवस्कर यानी क्लोएका कहते हैं। क्लोएका कहते हैं। वह अवस्कर बाहर खुलता है। जनन पदार्थ व मल क्लोएका द्वारा ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उभयचर प्राणी में आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ तीनों एक ही छिद्र द्वारा बाहर निकलते हैं। वो छिद्र क्या कहलाता है? अवस्कर यानी क्लोएका। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि मेंढक में आहार नाल, मूत्राशय व जनन पथ एक ही कोष्ठ में खुलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लोएका यानी अवस्कर कहते हैं। और ये जो अवस्कर होता है वो बाहर की ओर खुलता है और उसी के रास्ते जो जनन पदार्थ होता है वो भी बाहर निकलता है और उसी के द्वारा मल भी बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको इतना लिख लीजिए। बारहवां, इनमें निषेचन वाय होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर के बाहर निषेचन होता है। 13वां, अधिकांशतः मतलब अधिकांश प्राणी में अधिकांशतः लार्वा अवस्था पाई जाती है, जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? बार बार पूछा जाता है। तो मेंढक के लार्वा को टैडपोल कहते हैं, या संघ वर्ग उभयचर के समस्त प्राणी के लार्वा को टैडपोल कहते हैं। ये हो गया वर्ग उभयचर के सामान्य लक्षण। अब हम देखेंगे इनके इस वर्ग के में रखे प्राणियों के उदाहरण। वर्ग उभयचर के उदाहरण। पहला प्रोटियस, दूसरा नेक्ट्यूरस, तीसरा साइरेन, तीसरा सैलामेंडर, नेक्स्ट मेंढक जिसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रिना, नेक्स्ट टोड, इसे कहते हैं ब्यूफो, नेक्स्ट इक्थियोपस, इक्थियोपस, इत्यादि। इतने आपके एग्जाम्पल हैं वर्ग उभयचर के। इतना आप नोट कर लीजिए, याद कर डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग उभयचर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि इनमें श्वसन किन किन के द्वारा होता है। तो श्वसन त्वचा के माध्यम से भी होता है, क्लोम के माध्यम से भी होता है, फेफड़ों के माध्यम से भी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें मलाशय, आहार नाल और जनन पथ एक ही छिद्र द्वारा बाहर आता है, जो कि कहलाता है अवस्कर यानी क्लोएका कहलाता है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो ये हो गया संघ वर्ग उभयचर के बारे में। अब हम देखते हैं दूसरा वर्ग सरीसृप। इनके फिगर आप में भी बना सकते हैं अपने बुक से, मेंढक का बना लीजिएगा।
एक लाइन भूल गया मुझे, भाग 14 में आपको नोट करना है। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था मछलियों के बारे में, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज। उसमें एक लाइन लास्ट में आप जरूर लिखिएगा कि विभिन्न मछलियों से प्राप्त जो तेल होता है, मछलियों से तेल प्राप्त होता है ना, तो उसी को आप लिखेंगे कि विभिन्न मछलियों से प्राप्त तेल जिन्हें कॉड लिवर ऑयल या फिश लिवर ऑयल कहते हैं। नोट कर लीजिए, विभिन्न मछलियों से प्राप्त तेल जिन्हें कॉड लिवर ऑयल या फिश लिवर ऑयल कहते हैं में विटामिन ए व डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आप कुछ कैप्सूल्स आते हैं विटामिन डी ए और डी के, आप उस कैप्सूल के पीछे आप देखेंगे तो लिखा रहता है कॉड लिवर ऑयल। तो वो मछली से प्राप्त जो तेल होता है उसी को हम कहते हैं कॉड लिवर ऑयल या फिश लिवर ऑयल, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए और डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आइए दूसरा वर्ग देखते हैं, वर्ग सरीसृप। वर्ग सरीसृप को इंग्लिश में रेप्टाइलिया कहते हैं, यानी रेप्टाइल्स भी कहते हैं। रेप्टाइल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि रेप्टाइल में रेप्रे का मतलब होता है रेंगना या सरकना, ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। और इस वर्ग के जितने भी प्राणी हैं सब रेंगते हैं या सरक कर चलते हैं, जैसे एलिगेटर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, ये सभी रेंगने वाले प्राणी हैं। तो इस वजह से इन्हें हम सरीसृप या रेप्टाइल्स कहते हैं। इनके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? पहला कि ये सभी अधिकांशतः स्थलीय प्राणी होते हैं, लेकिन कुछ जलीय भी हो सकते हैं। इनमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क, इनमें भी सल्क पाया जाता है, जैसे मछलियों में पाया जाता है वैसे इनमें भी सल्क पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर दूसरे सल्क हैं मछलियों में, यहाँ पर दूसरे प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। वह प्रसल्क यानी स्क्यूट्स, जो मगरमच्छ के ऊपर कठोर देखते हैं आप, जो सतह होती है उसे हम कहते हैं प्रसल्क या स्क्यूट्स। ठीक है, मगरमच्छ में जो पाई जाती है ऊपर उबड़ खाबड़ कठोर होती है, सल्क से कठोर होती हैं प्रसल्क। तो जो मगरमच्छ पे पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रसल्क, स्क्यूट्स। इनमें भी वाह्य कण नहीं पाए जाते हैं। वाह्य कण का कार्य कौन करता है? कर्णपटल यानी टिम्पैनम करता है। इनमें 2 जोड़ी पाद यानी लिम्स उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, 4 पैर पाए जा सकते हैं। इनका हृदय 3 प्रकोष्ठीय होता है। 3 प्रकोष्ठीय होगा तो उसमें कितने अलिंद कितने निलय पाए जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 2 अलिंद और 1 निलय, जब 3 वेश में पाए जाए। लेकिन मगरमच्छ, यहाँ पर ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि किस वर्ग के प्राणी में 3 व 4 वेश में हृदय में पाए जाते हैं। तो 3 वेश में तो सभी में पाए जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा उदाहरण है इस वर्ग का जिसमें 4 वेश में पाए जाते हैं, 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है, 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। सरीसृप भी असमतापी होते हैं, ये अपना ताप नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है। सर्प तथा छिपकली अगर आप देखें, सांपों को और छिपकलियों को, तो इनकी जो सल्क होती है वो त्वचीय केंचुल के रूप में ये अपना सल्क छोड़ते हैं। केंचुल मैंने आपको बताया था ना, सर्प और छिपकली ये अपनी सल्क को त्वचीय केंचुल या स्किन कास्ट के रूप में छोड़ते हैं। इनकी त्वचा रूखी होती है क्योंकि इनमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इनमें अंतःकंकाल अस्थि यानी बोन्स का बना होता है, हड्डी पाए जाते हैं। क्लोम विकास की प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं, यानी जब अंडे से जीव निकलता है तो उस अवस्था में क्लोम पाया जाता है। वयस्क में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? फेफड़े द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, आहार नाल तथा आहार नाल, जनन तथा मूत्र वाहिनियां क्लोएका में खुलती हैं, जैसा कि अभी आपने उभयचर में पढ़ा था, क्लोएका में खुलती हैं।
इसलिए इनमें जनन व गुदा छिद्र अलग नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें गुदा छिद्र और जनन छिद्र अलग अलग नहीं होते हैं, सभी के सभी एक ही छिद्र में खुलते हैं जिसे हम क्लोएका कहते हैं। नेक्स्ट 13वां पॉइंट, सामान्यतः अंतः निषेचन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, शरीर के अंदर निषेचन होता है, अंतः निषेचन होता है, तथा ये सभी अंडज यानी ओविपैरस प्राणी हैं जिनका अंडा एग कठोर कैल्शियम के कवच, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कैल्केरियस सेल, सेल मतलब कवच, कैल्केरियस यानी कैल्शियम से बना हुआ, सेल मतलब कवच, पाया जाता है। चौदहवां पॉइंट, इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। आइए उदाहरण देखते हैं। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडे का जो कवच है वो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम से मिलकर बना होता है। उदाहरण, कच्छप, पहला एग्जाम्पल कच्छप यानी टर्टल। दूसरा एग्जाम्पल कछुआ यानी टॉर्टोइज। तीसरा एग्जाम्पल स्फेनोडॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल घरेलू छिपकली, जिसे कहते हैं हेमीडैक्टाइलस। नेक्स्ट एग्जाम्पल यूरोमैस्टिक। नेक्स्ट कैलोटीज, जिसे हम गॉर्डन लिजर्ड भी बोलते हैं, कैलोटीज। नेक्स्ट किंग कोबरा यानी नाजा। नेक्स्ट करैत यानी भंगारस। नेक्स्ट अजगर यानी पाइथन। नेक्स्ट मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल्स। लास्ट एलिगेटर इत्यादि। ये इतने एग्जाम्पल आपके हैं वर्ग सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो आपको बताया गया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एकदम रट डालिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। भाग 15 में आपको मैंने वर्ग उभयचर और वर्ग सरीसृप के बारे में बता दिया। अब इसके बाद जो वर्ग आता है वो पक्षी वर्ग होगा और स्तनधारी होगा। उसको आखिरी पार्ट जो कि पार्ट 16 होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। तब तक जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।